वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था जो है कि मिलर के प्रयोग। यहाँ तक हम लोग जो है कि विकास माने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो है कि हम लोगों ने मिलर के प्रयोग तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है जैव विकास के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जैव विकास के बारे में। यहाँ से हमारा जो है कि मेन चैप्टर जो है कि स्टार्ट होता है। ठीक, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया? जैव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैव विकास क्या होता है कि जैव विकास क्या होता है? सरल एवं निम्न कोटि के जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। आप समझ गए कि जैव विकास क्या होता है? जैव विकास ये होता है कि सरल जीवों से यानी सरल एवं निम्न कोटि के जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उच्च कोटि के जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। ये रहा आपका जैव विकास। ठीक, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। और ऐसे ही आप लोग ARK एजुकेशन सेंटर को प्यार देते रहें, हम लोगों को मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद। आगे चलते हैं तो बात करते हैं जैव विकास के प्रमाण। किसके बात करते हैं? जैव विकास के प्रमाण के बारे में कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं, जैव विकास के कौन कौन से प्रमाण हैं जिसके द्वारा हम मान सकते हैं कि निम्न कोटि से उच्च कोटि के जीवों का या सरल जीव से एक जटिल जीव का विकास हुआ है। तो प्रमाण क्या हो सकता है? पहला हो सकता है वर्गीकरण का प्रमाण। क्या हो सकता है? वर्गीकरण का प्रमाण। ठीक, दूसरा आपका हो सकता है तुलनात्मक शरीर आकारकी से प्रमाण। ठीक, तुलनात्मक शरीर आकारकी से प्रमाण मतलब मार्फोलॉजी के हिसाब से ये भी प्रमाण हो सकता है दूसरा। ठीक, तीसरा हो सकता है आपका संयोजक कड़ी से प्रमाण। संयोजक कड़ी मतलब जैसे कि निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी, या फिर पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी, या सरीसृप में क्या कहते हैं उसको, कार्डेटा नॉन कार्डेटा के बीच की कड़ी। ठीक, पंछी में और मैमल्स के बीच की कड़ी। ये सब सारी जो कड़ियाँ हैं वो सब जो है कि इसके भी प्रमाण पाए जाते हैं। दूसरा चीज़ अवशेषी अंग जो होते हैं, अवशेषी अंगों के रूप में या अंगों के प्रमाण। अवशेषी अंग के जैसे कि किसी भी जो पहले से जंतु हैं उनके द्वारा जो अवशेषी पदार्थ हैं, अंग हैं, उनसे प्रमाणित किया जा सकता है कि एक सरल जीवों से एक उच्च जटिल जीवों का विकास हुआ है। पांचवा हम कह सकते हैं आनुवंशिकता से प्रमाण। क्या कह सकते हैं? पांचवा क्या हो सकता है? आनुवंशिकता से प्रमाण। आनुवंशिकता से प्रमाण। छठा हम लोग कह सकते हैं, छठा हम लोग यह कह सकते हैं, छठा में क्या होता है आपका? भ्रूणी विकास से प्रमाण। सातवां क्या होता है? भौगोलिक वितरण से प्रमाण। भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आठवां क्या होता है? तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। ठीक, इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं कि आपको जैव विकास में मदद करती हैं। ये साक्षात हैं, ये स्वरूप हैं। इसके द्वारा आप जो है कि जैव विकास के क्रमों को
जान सकते हैं। जैव विकास में एक प्रमाण आप देख सकते हैं कि वर्गीकरण का प्रमाण हो सकता है आपका, तुलनात्मक शरीर मतलब मार्फोलॉजी का प्रमाण हो सकता है आपका, संयोजक कड़ी के बीच में हो सकता है प्रमाण आपका, अवशेषी अंग जो पाए जाते हैं उसके आधार पर आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये जटिल जीवों का निर्माण या उत्पत्ति विकास जो है कि सरल जीवों से हुआ है। आनुवंशिकता से प्रमाण आप देख सकते हैं, भ्रूणीय विकास से आप प्रमाण देख सकते हैं, भौगोलिक वितरण से आप प्रमाण देख सकते हैं तथा तुलनात्मक शरीर से आप प्रमाण देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका जो है कि जैव विकास और जैव विकास की प्रमाण। अब हम बात करते हैं कि जैव विकास में कितने वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रमाण, अपना अपना मत, अपना अपना प्रस्ताव जो है दिया है जैव विकास को लेकर के। कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपना अपना क्या क्या मत दिए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से मत पाए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, लैमार्किज्म की या लैमार्कवाद की। सबसे पहले वैज्ञानिक इन्होंने ही जो है कि जैव विकास पर अपना मतदान दिया था, अपना मत जो है प्रस्तावित किया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जीन बैरिस्टो डी लैमार्क। क्या नाम है इनका, जीन बैरिस्टो, यहाँ पर लिख देते हैं हम, इनका नाम है जीन बैरिस्टो डी लैमार्क। इनका जो है कि ये पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, जीन बैरिस्टो डी लैमार्क। इन्होंने क्या किया था कि 1809 ईस्वी में अपना जैव विकास संबंधित जो विचार था उन्होंने फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तकों में किया। किसमें किया भाई, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक जो है पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत जो है कि प्रस्तावित किया। उनका सिद्धांत क्या था, जैव विकास को लेकर के उनका सिद्धांत यह था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उनका जो है कि लैमार्किज्म में कहा जाता है या लैमार्कवाद कहा जाता है। लैमार्कवाद कहा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उनका जो है कि माना जाता है। उन्होंने अपने पुस्तक में फिलोसफिक जूलॉजिक में इस प्रकार का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि किस बेस के आधार पर उपार्जित लक्षणों की वंशागत होती है। उन्होंने साथ में क्या बताया कि किस प्रभाव की वजह से या किस जो है कि वर्ण चयन की वजह से जो है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। पहला उन्होंने बताया कि वातावरण का प्रभाव। उन्होंने बताया कि जैव विकास का जो पहला प्रभाव होता है वह वातावरण के प्रभाव की वजह से भी जैव विकास में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि वृद्धि की प्रवृत्ति, यदि एक वस्तु किसी चीज़ में वृद्धि कर दी है, उसकी यदि वृद्धि बार बार होती रही है तो वह वृद्धि जो है कि एक आनुवांशिक हो सकती है या उसका जैव विकास का एक नए जीव का उत्पत्ति का या नए विकास का जो है कि यह क्रम दर्शाया जा सकता है। वृद्धि की प्रवृत्ति उन्होंने बताया। पहला क्या बताया, वातावरण का वातावरण का प्रभाव। दूसरा उन्होंने वृद्धि की प्रवृत्ति बताई। तीसरा उन्होंने कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। उनका कहने का मतलब था कि जिस अंग का आप उपयोग करेंगे उस अंग की वृद्धि होगी, जिस अंग का उपयोग आप नहीं करेंगे उस अंग की वृद्धि नहीं होगी। ऐसा लैमार्किज्म में कहा गया है या लैमार्क के द्वारा कहा गया है। ठीक, यही वृद्धि की प्रवृत्ति के सेम जैसे कि आपका अंगों की उपयोग और अनुपयोग के बारे में आप कह सकते हैं। फिर कहते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उनका कहने का मतलब यह भी था कि यदि किसी एक प्रकार की लक्षण की थोड़ी सी मात्रा उत्पन्न हो जाती है तो वह धीरे धीरे कर करके एक नया जो है जीव के रूप में वह विकास हो जाता है। ठीक, नए जीवों की उत्पत्ति। जब यह लक्षण जो है कि उत्पन्न होने लगते हैं तो एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा लैमार्किज्म में कहा गया था। लैमार्क के द्वारा यह भी कहा गया है, लैमार्क द्वारा जो है कि यही सिद्धांत दिया गया था, क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इनका यही सिद्धांत था, इनका मूल सिद्धांत यही था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो इसमें अब क्या कहते हैं कि जो लैमार्क थे, क्योंकि लैमार्क ने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, बहुत सारी चीज़ों को देखना छोड़ दिया था, तो उनके जो आलोचक थे उन आलोचक में से सबसे भयंकर वाले आलोचक या सबसे मुख्य आलोचक जिसको कहा जाता है वह जो है कि बीजमान माने जाते हैं, जो कि यह डार्विनवाद को फॉलो करने वाले थे। यह क्या थे, बीजमान क्या थे, यह डार्विनवाद को फॉलो करने वाले थे। यह जो है कि लैमार्किज्म के या लैमार्कवाद के मुख्य आलोचक माने जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका लैमार्किज्म। अब हम लोग बात करते हैं डार्विनिज्म की बात करते हैं, डार्विनवाद की बात करते हैं। ठीक,
तो आगे हम लोग बात किसकी करते हैं भैया, डार्विनवाद की या डार्विनिज्म की। ठीक, तो डार्विनिज्म में क्या होता है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में अपना सिद्धांत क्या प्रस्तावित किया भैया, प्राकृतिक चरणवाद या प्राकृतिक वर्णवाद जो है कि उन्होंने प्रस्तावित किया। उनके पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चयन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति के माध्यम से, मतलब उनका पुस्तक था। उस पुस्तक में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया प्राकृतिक चरणवाद या प्राकृतिक वर्णवाद जो है कि उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम क्या था, प्राकृतिक चरण, प्राकृतिक चयन, चरण नहीं चयन, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से इनका सिद्धांत प्रस्तावित हुआ। उनके पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति। अब डार्विनवाद के जो है कि तथ्य क्या थे, उनका तथ्य था कि संतानों उत्पत्ति की क्षमता। उनका कहने का, इनका एक प्रकार से कहना भी ठीक था कि जिस जंतुओं में ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसका विकास ज़्यादा होगा। डार्विन का कहना यह था कि संतानोत्पत्ति की क्षमता, उनका पहला यह तथ्य था। उनका कहना था कि जिस जनक में या जिस जनक के द्वारा अधिक संतान की उत्पत्ति होगी उसके जो है कि पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी या उसका विकास ज़्यादा होगा। दूसरा उनका कहना है कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन संघर्ष है, जीवन उत्पत्ति नहीं, जीवन संघर्ष, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, जीवन संघर्ष रहेगा। ये भी बात ठीक है कि यदि संतानोत्पत्ति की क्षमता ज़्यादा होने लगेगी तो एक इकोसिस्टम में जो है कि एक ही जंतु के बहुत सारे जो है कि प्रजातियां पाई जाने लगेंगी, तो जीवन संघर्ष भी होना ज़रूरी होता है जिस जैव विकास में, कि बहुत सारे जीवों को उत्पन्न या अंडे या बच्चे के रूप में दे देना, फिर उसके बाद आपस में प्रतिस्पर्धा करके के एक नई जीवन बनाना या उच्च कोटि के जीवन में अपना विकास हो जाना, तो वो हो गया आपका जीवन संघर्ष। जैसे कि एक बच्चा जो है कि जब पैदा होता है तो वह जो है कि अपना संघर्ष चालू कर देता है इन्वायरमेंट से, हो गया चाहे वो ठंडी के मौसम में पैदा होता है तो चारों तरफ से इन्वायरमेंट से संघर्ष करता रहता है, गर्मी महीनों में अपने चारों तरफ से इन्वायरमेंट से, फिर जब बड़ा होता है तो क्लासरूम में अपने बच्चों से, अपने साथियों से जो है कि अपने टीचर से संघर्ष करता है, फिर आगे चल करके वह अपने इंस्टीट्यूट में या जॉब के लिए संघर्ष करता है। तो ये संघर्ष वाली जो बात उन्होंने कही थी ये भी बात कुछ हद तक ठीक थी। तो संतानोत्पत्ति की क्षमता, मतलब जिस जो है कि जनक के पास ज़्यादा संतानें उत्पत्ति होंगी या उत्पन्न होंगी वह उसका विकास ज़्यादा होगा। जीवन संघर्ष, मतलब जीवन में जीवन संघर्ष करते से, मतलब जो आदमी अपने आप को प्रबल साबित करेगा वही जीवन संघर्ष करके अपना विकास करेगा। दूसरा जो है कि विभिन्नताएं तथा वंशागत, उनका यह भी कहना था कि अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की जीव पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें आपस में संघर्ष होती हैं, और जो है कि विभिन्नताएं दिखाई देती हैं वो अनुकूलता, आगे उन्होंने लिखा है वातावरण अनुकूलता, उन्होंने लिखा गया है, उन्होंने ये बताया कि विभिन्नताओं की वजह से अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग वातावरणीय अनुकूलित उपस्थित होने की वजह से जनकों में या संतति में जो है कि किसी एक प्रकार की जो है कि परिवर्तन दिखाई दे देते हैं, और यही परिवर्तन क्या होते हैं धीरे धीरे करके वंशक गति में रूपांतरित हो जाते हैं। प्राकृतिक चयन का मतलब होता है, प्राकृतिक चयन मतलब कि आपका चुनाव या प्रकृति आपका चुनाव कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि आप उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रकृति आपको चुनाव नहीं कर रही है तो आप उस जो है प्रकृति में नहीं रह सकते हैं, आप उस प्रकृति में जी नहीं सकते हैं। तो यही कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक चयन का मतलब ये हुआ कि प्रकृति का या नेचर का चुनाव आपका ज़रूरी है, या नेचर आपका चुनाव करती है कि नहीं, ये जो है कि आपके जो है कि प्रकृति पर डिपेंड करता है, या प्रकृति के जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि प्रकृति आपका चयन करती है कि नहीं करती है। या प्रकृति चयन करती है तो आप उस इकोसिस्टम में सर्वाइव करेंगे, नहीं करती है तो आप उस इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये इनका रहा प्राकृतिक चयन का मतलब। बाद में बात करते हैं नए जीवों की, नए जीव जातियों की उत्पत्ति। उन्होंने कहा है कि संघर्ष के बाद, विभिन्नताओं के बाद, नए प्राकृतिक चयन के बाद जो है कि जो सभी सारी चीज़ें, जो चीज़ें बच जाती हैं उनमें जो है कि आगे चल करके एक नए जीव जाति की उत्पत्ति होती है। हालांकि इन सब चीज़ों बातों से कुछ जो है कि मतभेद रहा है, इनके भी आलोचक रहे हैं,
लेकिन जो डार्विनवाद को फॉलो करने वाले थे, जो डार्विनिज्म को फॉलो करने वाले थे, वो लोग कौन कौन थे? जैसे कि एक बीजमान हो गए, एक हक्सले हो गए, या डॉब जेनस्की, ये 3 जो वैज्ञानिक थे या डार्विन को जो है कि फॉलो करने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि इनमें कुछ न कुछ जो है कि परिवर्तन किया जाए, इनके तथ्य में कुछ परिवर्तन किया जाए, तो उन्होंने अपना एक तथ्य दिया। पहला तथ्य उन्होंने विभिन्नताएं दिया, जो कि बहुत सही था। लगभग उस समय के लिए उस समय के विचारधारकों के लिए एक नई बात थी विभिन्नताओं। दूसरा का एक उत्परिवर्तन, जो कि बहुत अच्छी जो है कि कम्युनिकेशन मानी जाती है इन्वायरमेंटल के लिए और इकोसिस्टम के लिए, और एक प्रजाति या जात के लिए, स्पीसीज के लिए। दूसरा आपका प्राकृतिक चयन, और चौथा आपका जननिक पृथक्करण है। इन्होंने जो है कि नव डार्विनवाद का जो तथ्य था, पहला था आपका विभिन्नताएं, दूसरा का आपका म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, तीसरा का आपका कौन नेचर सिलेक्शन हो गया, और चौथा आपका जो है कि जननिक पृथक्करण जो है कि ये जो है कि आपके नव डार्विनवाद के तथ्य जो है कि दिखाए गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं उत्परिवर्तन। हम लोग बात करेंगे किसकी? उत्परिवर्तन की। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लैमार्किज्म पढ़ा, डार्विनिज्म पढ़ा। अब हम लोग जो है कि म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी उत्परिवर्तनवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा जाता है कि जीवधारियों में उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। कि उसमें कहा जाता है कि जीवधारियों में आकस्मिक रूप से एक ही बार में स्पष्ट तथा अस्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। बात आप ध्यान से सुनिएगा कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किसे कहते हैं। यह लैमार्किज्म और डार्विनिज्म के दोनों सिद्धांतों को यह जो है कि पीछे छोड़ करके एक नए चेहरे के रूप में उभर कर आया, जिसे बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। यह उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, आपको बताते हैं कि जीवधारियों में आकस्मिक रूप से एक ही बार में स्पष्ट तथा अस्थायी रूप से परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि जीवधारियों में या नई जीवों की जब उत्पत्ति होगी तो वह जो है कि आकस्मिक होगी और एक ही बार में होगी, अस्पष्ट तथा अस्थायी होगी। नए जीवों की उत्पत्ति आकस्मिक मतलब एकाएक हो जाएगी, अचानक हो जाएगी, अस्पष्ट होगी और एक अस्थायी परिवर्तन होगी। और यही परिवर्तन जो है आपका उत्परिवर्तनवाद कहलाता है या म्यूटेशन कहलाता है। इस उत्परिवर्तनवाद को जो है कि ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 ईस्वी में दिया था। जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है उन्होंने किस वैज्ञानिक ने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 ईस्वी में दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज जो थे वो बहुत अच्छे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि इसका अध्ययन, मतलब उत्परिवर्तन का अध्ययन, म्यूटेशन का अध्ययन उन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पर किया। इवनिंग प्राइम रोज एक प्लांट है, उस पर उन्होंने किया, जिसकी जो है कि वैज्ञानिक नाम होता है ओइनोथोरा लैमार्कियाना। ठीक, क्या नाम होता है इसका? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना, फिर से रटिए आप, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ये आपके जो है कि नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इवनिंग प्राइम रोज का जो है कि वैज्ञानिक नाम ओइनोथेरा लैमार्कियाना या ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा अध्ययन किया गया प्लांट्स का नाम ओइनोथेरा लैमार्कियाना है, जिसका जो है कि इंग्लिश में नाम इवनिंग प्राइम रोज कहा जाता है। ठीक, अब उत्परिवर्तन के तथ्य क्या थे, म्यूटेशन के तथ्य क्या थे, ये हम जानते हैं। कहते हैं कि उत्परिवर्तन बड़े बड़े परिवर्तनों से होता है, न कि छोटे छोटे विविधताओं से। इनके इस बात से लगता है कि जो डार्विन और लैमार्क ने जो छोटी छोटी विविधताओं के बारे में वो सब बात कर रहे थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। उनका कहना है, यानी ह्यूगो डी ब्रीज का कहना है कि उत्परिवर्तनवाद में ये कहना है कि उत्परिवर्तन जो होता है वो बड़े बड़े परिवर्तनों से होता है, न कि छोटे छोटे विविधताओं से। मतलब कि यह जो है कि लैमार्किज्म और डार्विनवाद दोनों को जो है कि आलोचना कर देता है। ठीक, दूसरा तथ्य यह था कि यह यादृच्छिक तथा दिशाहीन होता है। बहुत सही बात इन्होंने बताया कि यह जो उत्परिवर्तन होता है यादृच्छिक होता है, दिशाहीन होता है, या किसी भी तरह का इसमें परिवर्तन आप जो है कि एकाएक देख सकते हैं जीवों में। फिर कहते हैं कि उत्परिवर्तन नई प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। यदि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन न हो, इनका कहने का मतलब यह था कि यदि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन न हो तो नई जीवों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। इनका मानने में यह था कि उत्परिवर्तन के द्वारा ही नई जीवों की उत्पत्ति होती है। साथ ही इनका भी क्या कहना था कि उत्परिवर्तन क्या है,
शुद्ध नस्ली होती है, यानी उत्परिवर्तन शुद्ध नस्ल की पाई जाती है। वह उत्परिवर्तन में किसी भी प्रकार की अप्रभावी लक्षण नहीं होते हैं, वह पूरे के पूरे प्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक, तो उत्परिवर्तन आप ध्यान दीजिएगा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि आकस्मिक रूप से एक ही बार में स्पष्ट तथा अस्थायी परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन जो है कि ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा सन 1901 ईस्वी में दिया गया था। उत्परिवर्तन का जो अध्ययन था, ह्यूगो डी ब्रीज ने जिस प्लांट पर उत्परिवर्तन का अध्ययन किया वह इवनिंग प्राइम रोज था, जिसका वैज्ञानिक नाम ओइनोथेरा लैमार्कियाना होता है। ठीक, उनका तथ्य था कि उत्परिवर्तन बड़े बड़े परिवर्तनों से होता है, न कि छोटे छोटे परिवर्तनों से। दूसरा होता है कि यह यादृच्छिक तथा दिशाहीन होता है। ठीक, तीसरा उनका था कि उत्परिवर्तन नई प्रजातियों की उत्पत्ति का कारण है। और चौथा उनका था कि उत्परिवर्तन जो होता है कि शुद्ध नस्ली का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेशन को जो है कि अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक, आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं मानव का जैव विकास के बारे में। ठीक, मानव जैव विकास के बारे में कल हम लोग पढ़ करके अगले चैप्टर में घुस जाएंगे, जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव जनन। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।